नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स सीरीज। इस वीकली करंट अफेयर्स सीरीज के हम 16th वीडियो में हैं। इस वीडियो में हम लोग 5th अक्टूबर से 11th अक्टूबर के बीच में जितने भी न्यूज़ इवेंट्स हुए हैं उनको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले कि अगर वीडियोस आप नहीं देखें या देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू मीथेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइस फील्ड्स कंट्रीब्यूट टू नियरली 10% ऑफ द ग्लोबल मेथल एमिशन। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिथानोट्रॉप्स मेटाबोलाइज एंड कन्वर्ट मीथेन इनटू ऑक्सीजन। तो मीथेन इनटू ऑक्सीजन नहीं होगा, मीथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। मिथानोट्रॉप्स रिक्वायर ट्रेमेंडस प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, मिथानोट्रॉप्स को जनरली नहीं चाहिए होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता होगा कि जो मीथेन एमिशन होता है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फेरॉन, CFC, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो उसी तरह से मीथेन मीथेन जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द राइस फील्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा राइस फील्ड में वाटर लॉग कंडीशन होता है, तो वाटर लॉग कंडीशन के कारण एनारोबिक कंडीशन बन जाती है ना। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं। तो साइंटिस्ट have identified enzyme that helps some bacteria remove methane from the environment and convert into a usable fuel। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, पेविंग द वे फॉर क्रिएटिंग अ नोबल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नोन फॉर द एबिलिटी ऑफ मिथानोट्रोपिक बैक्टीरिया हैव लॉन्ग फैसिनेटेड रिसर्चर्स। तो मिथानोट्रोपिक वैसे बैक्टीरियाज हैं जो कि नेचुरली ऑकर होते हैं और वो मीथेन को CH4 को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और मीथेन एज मैंने बताया कि इज द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से 26 गुना ज्यादा हार्म कॉज करता है और 26 गुना ज्यादा पोटेंशियल पावरफुल है देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो राइस फील्ड्स आर वेटलैंड्स, मेनली एक टाइप ऑफ वेटलैंड्स ही होते हैं राइस फील्ड, क्योंकि वहाँ पर पानी हमेशा जमा हुआ रहता है। Created by the humans that are submerged for a long time, methane is produced when organic matter is broken down anaerobically, मतलब ऑक्सीजन के absence में। Nearly 10% of the worldwide methane emission come from the rice crops only। ठीक है, तो 10% जो है वो मीथेन एमिशन राइस फील्ड से ही आता है, पैडी फील्ड से ही आता है। Current industrial process to catalyze methane to methanol reaction requires tremendous pressure and extreme temperature। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है मीथेन से मिथानॉल बनाना, ठीक है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और उसमें टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा की चाहिए होती है। जबकि मिथानोट्रॉप्स वैसे मिथानोट्रॉपिक बैक्टीरियाज है मेनली, जो कि ये रिएक्शंस मेनली रूम टेम्परेचर पे ही कर देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Squaw Valley, which was seen in the news, is located in which state or union territory? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लद्दाख में सिचुएटेड है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ओपन 2 मोर बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो है मार्सेमिकला एंड स्को वैली। तो ये दोनों टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर एरियाज में है। जो पैंगोंग सो लेक है, ठीक है, पैंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न पार्ट में लद्दाख रीजन में सिचुएटेड है। और ये पहले जो था प्रीवियसली रेस्ट्रिक्टेड एरिया हुआ करता था, और ये पैंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न एंड में है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक चांगचेनमो सेक्टर। ठीक है, तो स्को वैली एंड मार्सेमिक ला जो है वो स्ट्रैटेजिक चांगचेनमो सेक्टर, जो कि
LAC बॉर्डर जो है चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसके साथ लगता है, तो वहां पर टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स डेब्ट फॉर नेचर स्वैप? नाइजर, गैबोन, घाना, सेनेगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घाना। तो घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है और इसके मैपिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये मेनली तीन इसके नेबरिंग कंट्रीज है और वेस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गैबन जो है, गैबन अनाउंस्ड अ डेप्थ फॉर नेचर एक्सचेंज ऑफ 500 million dollars. It is largest such agreement made by any nation in Africa. तो अफ्रीका का सबसे पहला देश बन चुका है to repay its debt and safeguard maritime resources. ठीक है, तो वो अपनी जो डेप्थ है, जो उसने लोन्स लिया अदर अदर कंट्री से या इंस्टीट्यूशन से, वो उसको पे करना चाहता है। तो गैबन debt was restructured through the issuance of a blue bond in the world's सेकेंड लार्जेस्ट डेप्थ फॉर नेचर। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा? अगर सेकेंड लार्जेस्ट गैबन है तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है इक्वाडोर है। ठीक है, तो इक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है और वो वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड बिगेस्ट डेप्थ एक्सचेंज टू सेव सीज। ठीक है, वो उसने भी मई में ही ज्वाइन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गैबन हैज प्रॉमिस्ड टू स्पेंड 5 मिलियन per year US dollars from the savings on marine conservation for the following 15 years. This money will further vital conservation goals, safeguard endangered species and promote country's long-term blue economy. तो इससे बहुत फायदे हैं। एक तो वो अपने डेप्थ जो है लोन्स वो उसको फुलफिल कर देगा और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री hosted the UN Convention Against Translational Organized Crime Ministerial Conference? China, India, Italy, USA। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे यूएनटीओसी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कहाँ होस्ट हुआ था? तो इटली में हुआ था। तो रिसेंटली टू डे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो पाल्मेरो इन इटली। ठीक है, तो पाल्मेरो एक शहर है इटली में, वहां पर हुआ था। और इसको होस्ट कौन किया था? मेनली तो इटली गवर्नमेंट ने किया था ऑर्गेनाइज, एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स सेक्रेटेरिएट वो उसने मिलकर ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो नित्यानंद राय है उन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। अटेंड द कॉन्फ्रेंस टू मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द Samaka Saralama Jatra is a biennial festival which is considered among the largest gathering of the tribal people in the world. The Jatra or Yatra or pilgrimage begins from which state? ये मेनली जो यात्रा है या जात्रा कह सकते हैं, समका सरलामा जात्रा, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में इसका सही आंसर है। ठीक है, तो द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली क्या हुआ? यूनियन कैबिनेट ने, क्योंकि तेलंगाना में इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट क्या कर दिया गया है तेलंगाना में। सेंट्रल होगी वो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे बनेगी? तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 889 करोड़। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए थे, तो इनॉग्रेशन मतलब उसका उद्घाटन किया गया, इंस्टीट्यूशन का नींव रखा गया। After the Samaka Sarakka, a mother-daughter combo venerated among the local tribal people। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समाका सरका कौन थी? तो ये एक मदर और बेटी का एक जोड़ी थी। तो समाका was said to have married Pagidida Raju, a feudal lord of the Kakatiyas। काकटिया डायनेस्टी जो है डेक्कन इंडिया का, जो कि मेनली वेरंगल वाले रीजन में ज्यादा डोमिनेट करती थी। तो उसकी पत्नी थी फ्यूडल एक लॉर्ड की, जिसके पति का नाम था पगिदीदा राजू। एंड सराका और नगुलमा
बेटी थी, जाम्पाना वो भी दूसरी बेटी थी, एंड सॉरी जाम्पाना एंड डॉटर्स, ठीक है। तो साराका पेरिस्ड इन द वॉर अगेंस्ट द लोकल रूलर इन प्रोटेस्ट ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। तो जो बेटी थी उसने उसके डेथ हो गई थी लोकल रूलर्स इन द प्रोटेस्ट ऑफ द टैक्सेस, वाइल जो समाका उसकी मम्मी थी वैनिश्ड इनटू द हिल्स, ठीक है। तो ये ट्राइबल जो ये तेलंगाना वाले जो रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोक टेल्स है इसके बारे में। फिर मुलुगु होल्ड्स अ बाइनियल फेस्टिवल द समाका सारलामा जात्रा फेस्टिवल, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड अमंग द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग होती है। बहुत सारे लोग इंडिया में ही बहुत अलग अलग ट्राइबल्स एरिया के या अलग अलग स्टेट से भी ट्राइबल्स इस यात्रा में आते हैं। द फेस्टिवल रिकॉल्स द 13th century मदर डॉटर्स duos struggle against the local ruler in protest of imposition of taxes on the कोया पीपल। तो ये मेनली कोया ट्राइब्स थी। The yatra begins at Medaram and the rituals are conducted by the Koya priest in accordance with the custom and tradition। तो ये भी important है, कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी, तो कोया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2023? तो यूज हर्ट, नो हर्ट, प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस, एक्सरसाइज डेली, हेल्दी फूड हैबिट्स। तो हर साल हम लोग 29 दिसंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे 2023 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज यूज हर्ट, हर्ट एंड नो हर्ट, ठीक है। और ये दिन हर साल मनाया जाता है बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्ट डिजीजेस एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स टू मैनेज द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, है ना। तो बहुत इंडिया तो एक हब बन चुका है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में, फिर भी अवेयरनेस बहुत की जाती है, फिर भी लोगों को अवेयरनेस अभी तक भी पहुंची नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डे रहती है 29 सितंबर भी, और साथ ही साथ में थीम क्या था वो भी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस। अब हमें बताना है करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। तो लोहनाक लेक अरुणाचल प्रदेश में है, क्या ये सही है? तो नहीं, ये सिक्किम में सिचुएटेड है, ठीक है। बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, तो बिल्कुल सही है। चुंगथांग डैम क्या ये सिक्किम में है? तो ये सिक्किम में है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट सही है। तो ये किस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि सिक्किम में बहुत तबाही हुई है फ्लड के कारण, उस रेस्पेक्ट में मैंने ये क्वेश्चन बनाया था कि लोनाक लेक जो है सिक्किम में एंड चुंगथांग डैम जो है सिक्किम में है, ठीक है। तो ओनली टू दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो करंट न्यूज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन दैट इज पाटा ट्रैवल मार्ट 2023? किसने होस्ट किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये मेनली पैसिफिक एशिया मीन्स एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज है उसके लिए है। तो इसको होस्ट इंडिया ने किया था, ठीक है। इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 was inaugurated in न्यू दिल्ली by the Ministry of Tourism, ठीक है। और पाटा जो है मेनली पैसिफिक एशियन ट्रैवल एसोसिएशन एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन मतलब जो एशियन कंट्रीज है और जो कि मेनली पैसिफिक ओशन के आसपास में जितने भी एशियन और यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बीच में ये, सॉरी यूरोपियन नहीं अमेरिकन कंट्रीज के बीच में, वैसे एरिया को हम लोग एशिया पैसिफिक कहते हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब आ जाएंगे हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो तई खामती क्या झारखंड में है? तो ये झारखंड का नहीं है ट्राइब्स मेनली। मनकीडिया ओडिशा का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। गोटी कोया क्या केरला का है? तो ये भी केरला का नहीं है, अभी हम लोग ने पढ़ा कोया
ट्राइब, तो कोया ट्राइब तेलंगाना से बिलोंग करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओनली वन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ताई खामती जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं ट्राइबल्स, मनकेडिया ओडिशा से एंड गोटी कोया तेलंगाना से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे चलते हैं। नाबार्ड लिस्टेड सोशल बॉन्ड्स ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज and funds raised would be used to refinance which scheme। ठीक है, तो सोशल बॉन्ड्स मेनली नाबार्ड ने लिस्ट किया कौन से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और उससे जो पैसा होगा वो एक स्कीम में लगाया जाएगा। तो वो कौन सा स्कीम है, पीएमवाई, पीएम स्वनिधि, जल जीवन मिशन या पीएम जीएसवाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन मिशन, और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली मिशन। तो नाबार्ड आपको पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अनाउंस द लिस्टिंग ऑफ इट्स सोशल बॉन्ड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके साथ ही वो 1040 करोड़ इंडियन रुपीज में रेस कर लिए हैं। और ये जो पैसा है वो जल जीवन मिशन जो है, यूनियन गवर्नमेंट का ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है, जल जीवन मिशन एंड जल जीवन हरियाली मिशन, उसमें पैसा लगाया जाएगा, और मेनली ये तेलंगाना वाले रीजन में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पता ही है तेलंगाना में और भी 4 स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2023 for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable? Annie Ernaux, Abdul Razak Gurnah, Lucy Gluck and Jan Fosse। तो ये सबको कभी ना कभी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन हमें बताना है 2023 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किनको मिला है। तो जॉन फोसे, फोटो मैंने अटैच की हुई है जॉन फोसे की, तो इनको नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर में। ठीक है, तो ये नॉर्वे से ही बिलोंग करते थे। एक पोएट, novelist, essayist, translator, John Fosse was awarded this year's Nobel Prize in Literature. Or in the citation, the Nobel Committee commended Fosse's innovative plays and prose, which gives voice to the unsayables. Fosse is one of the most widely performed playwrights in the world. He also became increasingly recognized for his prose. Fosse grew up in the Norway's Strandberg and currently divides his time between Norway and Australia। ठीक है, तो वो नॉर्वे ऑस्ट्रिया में दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली ये बिलोंग नॉर्वे से कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ISRO's flight test vehicle abort mission 1 TVD1 is a crucial test for which mission। ठीक है, किस मिशन के लिए है ये मिशन, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1, आदित्य L1, मंगलयान, चंद्रयान 3 या गगनयान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गगनयान के लिए ये सही है। ठीक है, तो जो ह्यूमन स्पेस मिशन है हमारा, तो द फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन जो ये मैंने फोटो में लगाया हुआ है, ये वही मिशन है। मेनली एक कैप्सूल टाइप का है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा और वापस लैंड भी किया जाएगा। तो यही मेनली एक हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन है, जो कि जो अमेरिकन कंपनीज है प्राइवेट, जैसे स्पेस एक्स हो गई, अमेजन की ब्लू ओरिजिन हो गई, ये कर चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया भी उस पर वैसे ही कुछ करने वाला है। द पर्पस ऑफ दिस मिशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू लॉन्च ह्यूमंस इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट एंड सेफली ब्रिंग बैक टू द अर्थ। ठीक है, The TVD1 is a single-stage liquid rocket that carries the crew module। तो ये जो है मेनली क्रू मॉड्यूल है, इसमें 3-4 सीट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें सीट्स होंगे, और वो ह्यूमंस मेनली उसमें जाएंगे। एंड क्रू एस्केप सिस्टम्स ऑल्सो ये भी होंगे इसमें। ठीक है, तो ये गगनयान वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 13 नंबर पे। With reference to the Sanchi complex, consider the following statement. The monument are a reflection of Indian architecture from the Gupta era 5th century। तो क्या ये गुप्ता एरा का है? तो नहीं, ये मौर्यन एम्पायर का है। ठीक है, The Sanchi complex is famous for the Mahastupas, great stupas, Ashokan's pillar with its inscription and signature ornate torans, gateways। ठीक है,
ऑप्शन आंसर में ही आपको हिंट दे देगा। अशोकन, अशोका तो मौर्य से बिलोंग करते थे ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। द टाउन वेयर दिस कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश फर्स्ट सोलर पावर्ड टाउन, ठीक है, तो ये भी सही है। इट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2009, तो ये बिल्कुल गलत है, 2009 में नहीं है, ये बहुत पहले हो गया था, ठीक है। तो ओनली टू स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हम लोग के जो नोट्स हैं, हम लोग जो रुपीस का नोट्स यूज करते हैं, वो कौन से वैल्यूएशन वाले नोट में सांची स्तूपा की फोटो है, ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 किस वाले में है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सांची जो है has been seen, जो मध्य प्रदेश के बहुत निकट में है, has been seen many a makeover built as a sacred site for Buddhism by the Mauryan Empire, ठीक है। वो लगभग 46 किलोमीटर है भोपाल से। a town of more than 8,000 residents, ठीक है, used to have power needs from hydro and thermal projects, ठीक है, तो मेनली ये हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट से रेसिडेंट्स को एनर्जी मिलता था, ठीक है। अब इसको पूरी तरह से प्लान किया गया कि जितने भी एनर्जी नीड्स है वो सोलर एनर्जी से मेनली आएगा, इसीलिए 5,572 सोलर पैनल्स को स्प्रेड किया गया है, मतलब लगाया गया इन 4.98 हेक्टर्स, ensure supply from 9 a.m. to 4 p.m. more than adequate to cover the Sanchi's morning load of around 1.5 megawatt and reduce 13,747 tons of carbon emission annually, क्योंकि हाइड्रो एंड थर्मल प्रोजेक्ट से कार्बन एमिशन तो होता ही है। The transformation started with the pilot project in the heritage cities of खजुराहो and सांची, तो ये पायलट प्रोजेक्ट मेनली था सांची एंड खजुराहो में। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम में जितने भी हेरिटेज सेंटर्स हैं इंडिया में उसमें भी ये लागू किया जाएगा। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करता है, 3rd सेंचुरी से, ठीक है। टू इट्स लेटर मीडिएवल एरा डिक्लाइन हो गया था 11th सेंचुरी में, जब इस्लामाइजेशन मेनली हुआ, जब दिल्ली सल्तनत और मुगल्स आने लगे। एंड द सांची कॉम्प्लेक्स इज फेमस फॉर महास्तूपास, अशोकन पिलर्स, साथ ही साथ में सिग्नेचर ऑर्नेट तोरण जिसको गेटवे कहा जाता है। द स्टाइल ऑफ तोरण एंड फेंसिंग इज सेड टू मिमिक द बैम्बू क्राफ्ट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में ही डिक्लेयर कर चुका था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच is the second state after बिहार to conduct a caste survey, तो रिसेंटली आपको पता चला होगा कि बिहार ने कास्ट सर्वे किया है, ठीक है। तो बिहार को देखकर दूसरा कौन सा स्टेट है जो ये कास्ट सर्वे कर रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट भी कास्ट सेंसस करना चाहता है जिस तरह से बिहार ने किया था। और बिहार का जो कास्ट सेंसस था बहुत महीनों से चल रहा था, बट इसका जो रिजल्ट हुआ है वो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर डिक्लेयर किया गया, जिसमें शॉकिंग बात पता चला कि जो हम बिहार में ओबीसीज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या है वो लगभग 63% ऑफ द स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब 100 में से 63 जो लोग हैं वो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कास्ट सर्वे का मेनली काम ही यह था कि जितना पॉपुलेशन जिस भी कास्ट का है उसको वैसा बेनिफिट मिलना चाहिए, वैसा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग को बस ये जानना था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू हमराम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल क्लॉथ ओन्ड बाय फीमेल्स ओनली, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। It is commonly worn during festive dances and official ceremonies, ये भी बिल्कुल सही है। त्रिपुरा has got geographical indication tag for हमरा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये नहीं है, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम सही होगा। तो ओनली टू स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको देख के फोटो में लग गया होगा कि ये मेनली फीमेल्स पहनती है, और ये अ टाइप ऑफ स्कर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमरम इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ मिजो पीपल, मिजोरम से है, और ये स्मॉल स्कर्ट है ओनली ओन बाय लेडीज एंड गर्ल्स, ठीक है। द फैब्रिक इज wrapped around the waist and tucked in the at the waist to conceal the bottom half of the body. It is frequently seen as the celebratory dances and cultural festivities जो होती है उसमें महिलाएं वहां की पहनती है।
Hamram is a single loom with fabric made from hand-spun indigo dyed natural white cotton. ठीक है, नेचुरल वाइट कॉटन और ये हैंडलूम प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इसीलिए मिजोरम को जीआई टैग मिला हुआ है हमरम के लिए अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 13 ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. The 16th edition of International Cyber Security and Policing Conference was hosted by which state? Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. केरला इसका सही आंसर होगा. तो ठीक है, 16th जो एडिशन हुई है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी फॉर पुलिस कॉन्फ्रेंस was organized by the Kerala Police in association with Information Security Research Association. ठीक है, और कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? केरला में, तो कोची शहर में हुई थी. तो किड ग्लव एंड कोटू प्रोग्राम वाज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डीलिंग विद द ऑनलाइन प्रेडेटर्स टारगेटिंग मेनली चिल्ड्रंस. क्योंकि आपको पता है साइबर क्राइम बहुत सारे होते हैं और मेनली इसमें जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, वही ज़्यादा इसमें फंस जाते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब कोई फंसता है, लेकिन मेनली चिल्ड्रन ज़्यादा वल्नरेबल है, इसीलिए ये ऐसे एडिशंस होते रहते हैं. एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्रेंस इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड हैकिंग. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो जुडिशियरी आपको पता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो कौन सा है? आर्टिकल 46, 48, 51, 50. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. तो स्टैटिक क्वेश्चन से भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये क्या है? आर्टिकल 50, ये डीपीएसपी का पार्ट है ना. तो आर्टिकल 50 प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो आर्टिकल 50 ये बताता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं. स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवील्ड इन विच कंट्री. ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टैचू बी आर अम्बेडकर जी का आउटसाइड इंडिया कहीं पर बनाया गया है, उसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. तो कहाँ है, कहाँ इनॉग्रेशन होगा? तो यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए. ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया कहाँ? तो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, मैरीलैंड, अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, और इसको कहा जा रहा है टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया. और इंडिया में है, इंडिया में सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है अंबेडकर जी का. कहाँ पे? तो लोकेटेड इन हैदराबाद एंड विच इज, उसकी हाइट है लगभग 120 फीट टॉल. ठीक है, और इसको जो इंडिया में बनाया गया था उसको क्राफ्ट कौन किया था? तो राम सुतर बहुत फेमस है. ठीक है, तो राम सुतर हु ऑल्सो क्रिएटेड द सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी. ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में उन्होंने ही बनाया था. तो बहुत बड़े बड़े जो स्टैचूज होते हैं मेनली राम सुतर उसमें बहुत ज्यादा फेमस स्कल्पटर है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं. नरगिस मोहम्मदी has been awarded the 2023 Nobel Peace Prize by the Norwegian Nobel Committee. ठीक है, तो किस काम के लिए? तो ऑप्शन ए क्या है? फॉर हर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो नहीं था. ठीक है, फॉर हर रेजोल्यूट एफर्ट्स टू ब्रिंग द कंट्रीज मोर देन 50-year लॉन्ग सिविल वॉर टू एन एंड. तो ये भी नहीं था. ये मेनली बिलोंग करते ईरान से. ठीक है, ईरान से. फॉर हर लॉन्ग एंड नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन इजराइल. तो ये भी बिल्कुल गलत है. For her right against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. ठीक है, तो इस कारण इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. तो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी हैज अवॉर्डेड Iranian activist Nargis Mohammadi
नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान। आपको पता ही होगा कि किस तरह से विमेंस पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, हिजाब पहनना कंपलसरी रहता है, ठीक है, एंड हर फाइट टू प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है, इसके लिए भी ये काम करती थी। तो इनका जन्म जो हुआ था वो ईरान में हुआ था 1972 एंड शी इज करेंटली लिविंग इन द डिटेंशन फैसिलिटी, मतलब वो अभी जेल में ही है, ईरानियन गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में रखा हुआ है अंडर द चार्जेस ऑफ स्प्रेडिंग एंटी स्टेट प्रोपागेंडा एंड डिफेमेशन, ठीक है। मोहम्मदी एंड हर फैमिली हैज बीन लॉन्ग बीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बिगिनिंग विद द ईरानियन रेवोल्यूशन। तो आपको पता ही होगा कि ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979-80s के टाइम पे, और जो ईरान था वो पहले एक टाइप ऑफ सेक्युलर कंट्री हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द ईरानियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, उस कंट्री क्या हो गया, वो कंट्री इस्लामिक हो गया। अब जो ईरान का ऑफिशियल नेम है वो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह से है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है, आफ्टर ईरानियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 वाज अवॉर्डेड टू कैटलिन करिको एंड ड्रू वेजमैन फॉर देयर वर्क इन, किसके लिए मिला है, तो नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, हेपेटाइटिस सी वायरस, एमआरएनए वैक्सीन, ह्यूमन इवोल्यूशन, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कैथलीन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन को मिला है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन द न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन। मेनली जो हमारा डीएनए होता है वो कुछ केमिकल से बने होते हैं, है ना, डीएनए या एमआरएनए, जिसमें न्यूक्लियोसाइड होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस, फिर सुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेनली न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। तो देयर रिसर्च पेव्ड द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ हाईली सक्सेसफुल एमआरएनए वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। तो इनके ही रिसर्च के बदौलत जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी, तो इनके रिसर्च के कारण ही बनी थी, ठीक है। तो इनका रिसर्च बहुत पाइवटल रोल प्ले किया था। In the future, the technology may also be used to deliver therapeutics, proteins and treat some cancer types also. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि he was born in मुगल सराय in 1904 and his youth was dedicated to India's struggle for independence. Post independence, he served in the UP state government and the central government. He had an eventful 2 year stint at the helm of the country. He passed away suddenly in the Tashkent, present-day Uzbekistan, with his death still heavily speculated upon. तो द above mentioned line किन के बारे में है? तो कुछ हिंट्स क्या है, तो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, फिर यूपी से बिलोंग करते थे, 2 years stint कंट्री के वो उन्होंने बागडोर संभाली, और ताशकंद में उनका डेथ हो गया था, ठीक है, स्पेक्युलेटिव डेथ हो गया था। तो ये कौन थे, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा ये किन के बारे में है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे भी मनाते हैं, ठीक है। तो उनका जन्म 1905 और मुगल सराय जो कि ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, और वहाँ पर बहुत बड़े एक स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया, ठीक है। तो ये इनके बारे में कहा जा रहा था। एंड हिज यूथ वाज डेडिकेटेड टू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब देहांत हुआ था 1964 में, तब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे 2 साल के लिए, ठीक है। बने तो वो और भी टाइम के लिए, लेकिन उनकी 2 साल के अंदर ही डेथ हो गई थी। He was an eventful 2 year stint at the helm of the country, क्योंकि 1964 में वो बने थे और 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो चुका था, और साथ ही साथ 1962 में हमें डिफीट मिला था फ्रॉम द चाइना, ठीक है, तो इंडो चाइना वॉर में। इसीलिए बहुत ज़्यादा इवेंटफुल ईयर वो था, और बहुत ज़्यादा इंडिया में क्या था, इंडिया में बहुत ज़्यादा भूखमरी वाली सिचुएशन थी, क्योंकि हम लोग को
अनाज उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको रेलवे मिनिस्टर, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का मिला था, ठीक है। फिर 1952 में लेकिन 2 रेलवे एक्सीडेंट हुए थे तेलंगाना और तमिलनाडु में, जिसके कारण ने उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। फिर अगेन शास्त्री जी को होम मिनिस्टर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, है ना, बहुत ज़्यादा ईमानदार काम करते थे। और आज के टाइम पे ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, और रिसेंटली अभी पता चला होगा कि एक ट्रेन का बक्सर में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन क्या वो रेलवे मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया है? तो नहीं दिया, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। इट वॉज देन दैट शास्त्री जी आस्क्ड इंडियन, और मैंने जैसे बताया कि वॉर सिचुएशन तो चल ही रहा था 1965, फिर भूखमरी, खाना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सबको, मतलब देशवासियों को कहा था कि फॉर द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर, कि फार्मर को कहा जा रहा था कि वो अनाज ज्यादा उगाए। द ट्रेडर टू द मार्केट सप्लाइड एट फेयर प्राइसेस, ठीक है, जो अनाज है उसका दाम ना बढ़ने दिया जाए, और लिमिटेड अमाउंट, मतलब लिमिटेड पैसे में अनाज बेचा जाए। कंज्यूमर टू एक्सरसाइज ग्रेट रिस्ट्रेन ऑन कंजम्पशन, और ये भी कहा गया था कि आप हो सके जितना हो सके एक टाइम का खाना खाएं, ठीक है। तो वो मेनली लाल बहादुर शास्त्री जी का ये था कहना, क्योंकि उस समय खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, इसीलिए ही रिमाइंडेड द नेशन दैट डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स अंडरमाइन द कंट्री सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका कहना यह था कि अगर हम लोग खाना, जो अनाज है, बेसिक जो फूड आइटम्स है, अगर वो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की क्या छवि रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी, है ना। और साथ ही साथ में ही गेव द नेशन ए न्यू स्लोगन, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो दोनों के लिए उसी समय में ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया था, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। और हमारा जो इंडियन आर्मी था, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, तो वो भी स्ट्रांग हो रही थी, ठीक है। फिर अचानक से उनकी डेथ हो जाती है जब वो ताशकंद, उस समय के यूएसएसआर में गए थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि पॉइजन दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 22। S3WAAS, often heard in the news, is best described as it is a cloud service developed for government entities to regulate secure, scalable and सुगम्य वेबसाइट। तो ये साफ ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। इट इज अ डेटाबेस क्रिएटेड थ्रू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इट इज अ टूल फॉर जुडिशरी फॉर इफेक्टिव कोर्ट मैनेजमेंट, इट इज अ नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट फॉर आईसीटी एनेबलमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही आंसर है, ठीक है। इसमें हिंट में आंसर में ही दे दिया सब कुछ। S3 वर्स इज अ क्लाउड सर्विस डेवलप्ड फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज, मेनली गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए, ताकि जनरेट कर सके एक सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट, ठीक है। तो कंट्री जो अपने अपना जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्रीज है, वो अपने अपने वेबसाइट डेवलप कर सके। इट enables government entities to choose from various themes for generating website as well as customizing and managing the content easily, thus empowering them to maintain their online presence, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अपने अपने कर सकते हैं। तो ये मेनली गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए ही है, ठीक है, प्राइवेट या इंडिविजुअल के लिए नहीं है। Government entities requiring websites that are primarily informational can use the S3 verse framework to generate and host the website under domain name क्या होता है, gov.in या nic.in डोमेन में होता है मेनली, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे। Which of the following countries has inaugurated the Southeast Asia's first high-speed railway, a key project under China's Belt and Road Infrastructure Initiative? तो साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे, ठीक है। तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह में बुलेट ट्रेन तो है ही, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे पहला कौन सा बन चुका है? सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जो है जोको विडोडो इनॉग्रेट किए साउथ ईस्ट एशियन फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे एट इट वाज सीन एज बिगिन ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है। और ये बना
किसके थ्रू है, तो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसके तहत बना है। ठीक है, तो द 7.3 बिलियन प्रोजेक्ट लार्जली फंडेड बाय द China was constructed by the PT Kereta Sepat Indonesia, China, known as PTKCIC, a joint venture between the Indonesian and China। ठीक है, तो ये उसके बिहाफ पे बना है। ठीक है, तो चाइना का मेन इसमें स्टेक है। ठीक है, द रेलवे कनेक्ट्स, द रेलवे कहाँ कहाँ, तो मेन दो शहर है जो है इंडोनेशिया की, जकार्ता एंड बांडुंग को वो कनेक्ट करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेवीली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है ना, तो पॉपुलेशन कुछ हद तक मेनली जावा जैसे आइलैंड्स पे ज़्यादा है। ठीक है, एंड विल कट द ट्रैवल टाइम बिटवीन द सिटीज फ्रॉम करंट 3 आवर्स टू अबाउट 40 मिनट्स। तो जो 3 घंटे लग जाते थे जकार्ता से बांडुंग जाने में, उसमें आप 40 मिनट्स में लगभग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विद रेफरेंस टू द वागनाक consider the following statement. Rajasthan signed a memorandum of understanding with the Victoria and Albert Museum in London to bring back Chhatrapati Shivaji Maharaj legendary Wagnak to द स्टेट। ठीक है, तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र है और राजस्थान का क्या ही लेना देना। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र से होंगे ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको आपको। इट वॉज ए क्लॉ लाइक डैगर विच वॉज यूज अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा होगा, ये इसी की बात की जा रही है, एक टाइप ऑफ हथियार ही है। It was designed to either fit over the knuckles or to be concealed under the palm। ठीक है, तो आजकल मार्केट में वैसे मिल जाता है ना पंचिंग के लिए। ठीक है, तो वो इस तरह के वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, तो 2 एंड 3 जो है वो सही है ऑप्शंस, तो ओनली 2 स्टेट्समैन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो महाराष्ट्र जो कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर है सुधीर मुंगतीवार signed a memorandum of understanding with the Victoria and Albert Museum in London to bring back छत्रपति शिवाजी महाराज लेजेंडरी वागनाक टू द स्टेट। आपको पता ही है कि जो लंदन है या ब्रिटेन में सबसे बड़े कह सकते हैं कि चोर म्यूजियम है एक तरह से, अलग अलग कंट्रीज के कॉलोनीज के वो सब इकट्ठा करके वो अपने म्यूजियम में रखे हुए हैं, है ना, बहुत कुछ है अलग अलग कॉलोनीज के। The Wagnak is a medieval claw-like dagger which was used across the Indian subcontinent. It was designed to either fit over the knuckles or to be concealed under the palm. The weapon consisted of 4 or 5 curved blades affixed to a glove or to a bar of some kind। ठीक है, इस तरह से आपको ब्लेड नजर आएंगे जिसे ओल्वरीन का होता था ना, उसी टाइप का है सेम। It was a weapon used for personal defense or stealth attack and could easily slice through the skin and flesh। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये यूज होता था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विद रेफरेंस टू द प्लेसेस इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। खार्किव यूक्रेन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फुकुशिमा क्या साउथ कोरिया में है? नहीं, ये जापान में। ठीक है, एंड गाजा स्ट्रिप ये क्या जॉर्डन में है? नहीं, ये इजराइल में ही है। ठीक है, तो गाजा पट्टी जिसमें बहुत ज्यादा इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो पहला ही सिर्फ ओनली वन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूज इवेंट से भी ऐसे बहुत बार मैचिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। Which institution released the Trade and Development Report 2023? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, नीति आयोग या UNCTAD? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। According to the latest Trade and Development Report, global economic growth is expected to reach 2.4%। ठीक है, तो पूरे सब देश के लिए, ठीक है, जितने भी कंट्रीज है उसके लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2.4% एवरेज बताया गया है। United Nations Conference on Trade and Development published this annual report has characterized the growth as a stall speed। कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत धीमे धीमे, कछुए की चाल की तरह धीमे धीमे जा रही है। और ग्लोबल रिसेशन किस कब कहा जाता है? इज टिपिकली डिफाइंड एज ऑकरिंग व्हेन द ग्रोथ रेट फॉल्स टू 2.5% और लोअर। ठीक है, तो ग्रोथ रेट अगर 2.5% या उससे कम हो जाए तब हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्लोबल रिसेशन आ चुका है। ठीक है, तो देखने में मिल रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है,
इंडिया पाकिस्तान को कन्फ्लिक्ट रहता ही है, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट यूएसए का रहता है, फिर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इन सब का रहता है, रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहा है अगर ये कन्फ्लिक्ट जल्दी सॉल्व नहीं हुए तो। ठीक है, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It was established under the 1998 treaty called the Rome Statute। ठीक है, तो ये स्टैट्यूट बिल्कुल सही है। All the countries that are member of the United Nations are the members of the ICC, ये गलत है। ठीक है, it deals with the country and interstate dispute, ये भी गलत है। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आर्मेनियन पार्लियामेंट वोटेड टू जॉइन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो वो आर्मेनियन गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अर्लियर दिस ईयर इंडिया indicted Russian President Vladimir Putin for war crimes connected to the deportation of children from Ukraine। तो मेनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ में केस चल रहा है कि उन्होंने यूक्रेन, जब यूक्रेन वॉर हो रहा था उसमें बच्चों को बहुत सारे को मतलब यूक्रेनियन बच्चों को जबरदस्ती बंदी बना लिया था। ठीक है, तो उसके लिए उन पे केस चल रहा है और इसीलिए रशियन प्रेसिडेंट जो है, जिस भी कंट्री में आईसीसी फॉलो किया जाता है या उसके रूल्स लागू होते हैं उस कंट्री में वो नहीं जा सकते। इसीलिए जब ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें साउथ अफ्रीका में वो नहीं गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट है, इसीलिए वो नहीं जा सकता, क्योंकि जाएंगे तो वहां पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जो ICC है was established under the 1998 treaty called the Rome Statute and it is the headquarter in the Hague, Netherlands। ठीक है, तो ये नेदरलैंड में है। दोनों ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों ही हेग नेदरलैंड में सिचुएटेड है, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग है। तो आईसीसी जो है इन्वेस्टिगेट्स एंड वार्न्ड ट्राइज इंडिविजुअल्स, मेनली इंडिविजुअल्स चार्ज विद ग्रेवेस्ट क्राइम्स, जैसे पुतिन के लिए कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, इन सब के लिए आईसीसी काम करता है। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो डील करता है विद कंट्रीज एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। ठीक है, द आईसीसी प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स को जैसे पुतिन को प्रोसिक्यूट किया। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कंट्रीज के लिए होता है या इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के लिए होता है। ठीक है, तो रोम स्टैट्यूट में है 123 सिग्नेटरीज है, यूके, जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी, ये सब है। यूनाइटेड स्टेट ऑन द अदर हैंड हैज मेंटेन दैट आईसीसी शुड नॉट हैव जुरिसडिक्शन ओवर रेसिडेंट ऑफ नेशन दैट आर नॉट पार्टीज टू इट। ठीक है, so, उसी तरह से इंडिया एंड चाइना हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द मेंबरशिप, तो चाइना, इंडिया, इजराइल जैसे कंट्रीज इसके पार्ट नहीं है। साथ ही साथ द आईसीसी jurisdiction is limited to offense occurring after it came into effect on July 1, 2002. The ICC can also practice its jurisdiction over case referred to the UN Security Council to it। ठीक है, और जो UN Security Council है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, अगर वो केस अगर भेजते हैं आईसीसी पे तो उस पे भी आईसीसी काम कर सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच कंट्री हैज रीस्टार्टेड कमर्शियल flight for the first time in a decade? Italy, Libya, Egypt, South Africa, Italy, Egypt, South Africa, Libya। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली एंड लीबिया। ठीक है, तो इटली एंड लीबिया, इटली जस्ट मेडिटेरियन सी के ऊपर में है और लीबिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज है, वो मेडिटेरियन की सी के जस्ट साउथ में है। तो इटली एंड वांट ऑन लीबिया रिज्यूम commercial flight for the first time in a decade, and according to Libyan and Mitiga airport authorities, flight MT522 operated by the Libyan carrier Medski Airways departed Mitiga International Airport in Tripoli। तो लीबिया का कैपिटल है त्रिपोली, वहां से रवाना हुआ कहाँ के लिए? रोम के लियोनार्डो दा विंसी फ्लुमकिनो एयरपोर्ट। ठीक है, a return flight was scheduled त्रिपोली के लिए सैटरडे आफ्टरनून को, and the government Prime Minister Abdul Hamid Debia
इन ट्रिपोली लॉर्डेड द रिज्यूम्ड फ्लाइट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आपको पता ही है लीबिया में बहुत सालों से सिविल वॉर था। Italy and other Western nations have barred flights from Libya, which has been descended into anarchy after NATO-backed rebellion ousted and murdered long-time ruler Mohammad Gaddafi। ठीक है, तो मोहम्मद गद्दाफी के किलिंग के बाद में ये सिविल वॉर वाले सिचुएशन में तो बहुत टाइम के बाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज, वो फ्लाइट चालू कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो अंत हो जाता है। इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में मेनली। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।